तो हमारा जेठा क्या चल रहा है, अनसीन पैसेज। यार अनसीन पैसेज को तो जेठालाल ने कल के वीडियो में समझ लिया था, वापस क्यों आ गया। अब जेठालाल ने जो है ना कल के वीडियो में अनसीन पैसेज को खाली देखा था, अब जो है ना आने वाले 2-3 वीडियो में इस अनसीन पैसेज को बिल्कुल मारने वाला है, बिल्कुल जड़ से खत्म करने वाला है, इसके पूरे 25 नंबर लेने वाला है। कैसे लेगा देखिए, आज जो है ना हम वापस अनसीन पैसेज को स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं और जो है ना अनसीन पैसेज के 25 नंबर को अपने जेब में डालते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। तो देखिए कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, क्या करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैं हर वीडियो में बोलूंगा कि सबसे पहले आपको इस साल मॉडल पेपर, इस साल जो पेपर आएगा उसमें 20 सेक्शन सबसे पहले करना है, क्योंकि 20 सेक्शन 16 नंबर का है और 16 नंबर सबसे इजी वाले। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, डोंट रीड द पैसेज। क्या करना है, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको पैसेज के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड को सबसे लास्ट में लिखने का है। ठीक है, और क्या करना है, डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस, मतलब वर्ड को नहीं समझना, शब्दों को नहीं समझना, शब्दों के ऊपर मत जाओ, आप भावनाओं पर जाओ, भावना मतलब पूरे सेंटेंस पर जाओ, भावनाओं पर मत जाना। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपने समझ लिया। अब देखिए हम वापस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया पैसेज है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पर, देखिए मैं भी देख लेता हूँ कौन सा है पैसेज, मुझे भी पता नहीं है, या आके देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए आज का हमारा पैसेज है, देखिए सबसे पहला है 12 से 15, ये वाला पैसेज है। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, पहले प्रश्न को केयरफुली पढ़ना है, पहले प्रश्न को समझना है। क्या है पहला प्रश्न, द जाइंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल। देखिए सबसे पहली बात तो यह जो है ना मैंने मॉडल पेपर से उठा है, आप चाहते हो तो मॉडल पेपर को देख सकते हो, उसमें सेम आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो उससे भी आप हल कर सकते हो। अब वापस पढ़ते हैं, देखिए 12वां प्रश्न है, द जाइंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। अब ये प्रश्न कैसा है, आपका टिपिकल क्वेश्चन। अब इसमें जो है ना आपको क्या बोलेगा, जाइंट सॉ, जाइंट सॉ मतलब देखा, जाइंट मतलब आपको पता नहीं अब जाइंट का मतलब क्या होता है, छोड़ दीजिए ना। जाइंट ने देखा क्या, मोस्ट वंडरफुल साइट, साइट मतलब ठीक है, देखा एक वंडरफुल साइट देखा, बस इतना आपको पता है। देखिए अब आप ना शब्दों पर नहीं जाए, आपने ये नहीं सोचा कि वंडरफुल क्या होता है, साइट क्या होता है, जाइंट क्या होता है, जाने दीजिए ना, हमें क्या मतलब, हमें तो इस सेंटेंस को समझना है कि जाइंट ने एक वंडरफुल साइट को देखा। अब वंडरफुल साइट क्या थी, देखिए क्या थी वंडरफुल साइट, यही जो है इसमें बोल रखा है कि क्या थी वह। तो हम पढ़ते हैं, देखिए स्टार्ट से पढ़ते हैं। ऑन वन मॉर्निंग द जाइंट लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं मिला हमें, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ। ठीक है, यहाँ पर भी हमें नहीं मिला। for he knew that it was merely the spring asleep, यहाँ पर भी जो हमें नहीं मिला। ठीक है, and that the flowers were resting। ठीक है, यहाँ तक तो हमें नहीं मिला। देखिए यार थोड़े बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Suddenly he rubbed his eyes in the wonder and looked। क्या किया, आप उसकी आईज को रब किया और लुक बार बार देखा। ठीक है, यहां तक भी हमें नहीं मिला। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलस साइट, यहां पर हमें कुछ साइट दिख रहा है, साइट यहाँ पे आ गया ना, एक जैसा शब्द आ गया। ठीक है, मार्वेलस साइट आ गया। क्या था देखिए, अब वो मार्वेलस साइट क्या था, बस देखिए मार्वेलस साइट को उसने देखा, मार्वेलस साइट वो था, क्या था। अब यहां से आपको 12वें प्रश्न का उत्तर मिल गया। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with white blossoms। इतना जो है आपको लिखना है। आपको 12वें प्रश्न में देखिए, आपको लिखा होगा 12वें प्रश्न में क्या करना है, आपको लिखना है आंसर 12 करके जो है आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्या लिखना है, आपको लिखोगे इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लेसम्स। ठीक है ना, अब ये है मतलब आपको यदि ग्रामर नहीं आती है या फिर आपको जो इंग्लिश के प्रश्न को कैसे लिखा जाता है यदि बनाने नहीं आते तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, और यदि थोड़ी बहुत बनानी आती है तो आप क्या लिखोगे, द साइंट सॉ डैट। देखिए आप क्या लिखोगे, द जाइंट GI क्या है स्पेलिंग, GIANT जाइंट सॉ, इतना लिखा। इसके बाद डेट THAT, ये जो है आपने लिख लिया डेट। इसके बाद आप लिखोगे इन द फार्देस्ट, यहाँ से जो है आप लिखते जाओगे। तो ये जो है ना कुछ ये लिखना पड़ता है, यदि आपको समझ में ये सब नहीं आता है ना तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, और कैसे लिखना देखिए,
द जाइंट सॉ, बस यहाँ तक आपने लिखना है द जाइंट सॉ, इसके बाद डेट लगाना है, बस उसके बाद आपको वो काम करना है। आपका काम हो गया ना। अब हम पढ़ते हैं 13वें का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन सा? आंसर नंबर 13। अब इसका जो है ना क्या आंसर है हम देखते हैं। देखिए आंसर लिखा 13। देखिए यहाँ पर जो है ना जो सवाल का आंसर देखिए वहाँ पर आपको कुछ निशान दिखा होगा, उस निशान से उस निशान तक आप उसको मार्क कर दीजिए या फिर आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। 13वां सवाल हम करते हैं, 13वां प्रश्न करते हैं। Who was standing underneath the tree? स्टैंडिंग हु मतलब कौन, वॉज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़ा था, अंडरनीथ द ट्री, ट्री के अंडरनीथ में कोई खड़ा था, कौन खड़ा था वो हमें बताना है। अब अंडरनीथ का पता नहीं, छोड़िए ना, हमें क्या मतलब। देखिए क्या है, वहां तक आपने क्या तक पढ़ा, आपने ब्लेसम्स तक पढ़ा, व्हाइट ब्लेसम्स इज। अब आगे पढ़िए। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम एंड अंडरनीथ, यहाँ पे अंडरनीथ आ गया। It stood the little boy he had loved. कौन खड़ा था? लिटिल बॉय। आपका आंसर क्या? देखिए हु मतलब किसी का नाम बताना था, वो क्या था? इन द अंडरनीथ ऑफ द ट्री अ लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग, या फिर अ लिटिल बॉय भी आप लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ गया? अ लिटिल बॉय। अब एक और बात बताता हूँ, मैंने आपको 4 फंडे बताए थे। अब कौन सा फंडा काम है? देखिए मैंने आपको बोला था कि स्टार्ट का प्रश्न जो है ना वो 3 या 4 लाइन में आपको मिल जाएगा, 2 या 3 लाइन, ठीक है। उसकी अगली वाली लाइन में उससे भी अगली वाली लाइन में आपको दूसरे प्रश्न, इसके सेकंड प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। मैंने कोई वहां पे ऐसे हवा में बात नहीं की थी, पूरा एक्सपेरिमेंट करके आपको बात की है और लगभग सभी जगह यही पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से समझना। यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है ना तो आप कोशिश करना कि जो पहला प्रश्न होगा ना वो स्टार्ट की 3 या 4 या फिर 2 या 3 लाइन में ही होगा, इतना जो है आप समझिएगा, ठीक है। तो यह है आपका 13वां प्रश्न में समझ में आ गया। 14वां प्रश्न पढ़ते हैं। व्हाई डिड द जायंट्स फेस ग्रो रेड विथ एंगर? उसका जाइंट का फेस तो आप समझ में आता है, फेस मतलब मुंह होता है, वो ग्रो रेड विथ एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, गुस्से से मतलब कुछ गुस्सा वगैरह कुछ आया होगा, इतना हमें समझ में आता है, ज्यादा हमें समझ में ग्रामर नहीं आती, ठीक है। अब भैया आपके पढ़िए, आगे बढ़िए। कहाँ पे आगे बढ़े, कहाँ तक आए थे? अंडरनीथ इट स्टूड अ लिटिल बॉय ही हैड लव, यहाँ तक आए थे। आगे बढ़ते हैं। डाउन स्टेयर्स ran the giant in great joy and out into garden, यहाँ तक जो है वो नहीं मिला हमें आंसर, ठीक है। He hastened across the grass and came near to the child, यहाँ तक भी हमें आंसर नहीं मिला। And when he came quite close his face grew red with anger, यहाँ हमें आंसर मिल गया grew red with anger। लेकिन ये जो है ना आपका कौन सा है? टिपिकल, क्या है? टिपिकल क्वेश्चन। इसमें जो है ना आपको यहाँ पर देखिए टिपिकल क्यों है, क्योंकि या तो आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया कि कुछ लाल पीला हुआ होगा वो, लेकिन क्यों हुआ यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? देखिए एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, मतलब जब वो उसके ज्यादा नजदीक गया तो उसका फेस जो है ना वो लाल पीला हो गया, वो गुस्सा हो गया, ठीक है। अब गुस्सा क्यों हुआ, इसका आंसर इसका आगे दे रखा है, इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा क्वाइट मतलब टिपिकल टाइप का है, इसको जो है समझना पड़ेगा। आगे क्या दे रखा, देखिए एंड ही सेड हु हैथ डेयर यू टू वाइन थी, Who hath dared you to wine थी, मतलब किसको इतनी हिम्मत हुई कि तेरे मतलब तुझे जो है वो गायब कर दिया, तेरे जो है ना तुझे मतलब छोटिल कर दिया, ये इसकी कितनी हिम्मत हो गई। For on the palm of child's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were ऑन द लिटिल फीट। अब ये आपका टिपिकल है, इस तरह के एक आधा प्रश्न तो पूछना ही चाहिए, पूछ लेगा आपको। तो इसका जो है ना आपको आंसर ये लिखना है द जायंट्स फेस ग्रू, यहाँ पे लिखोगे आप ग्रू रेड विथ एंगर बिकॉज द चाइल्ड वॉज वाउंडेड, बस इतना आप लिख लेना। बिकॉज द चाइल्ड वॉल, देखिए आपको आंसर यहाँ पे क्या लिखना है। अब इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चन तो जो है ना एक आधा आपको पूछा ही जाएगा। 14वें प्रश्न में लिखेंगे क्या है? बिकॉज, आगे लिख लेना, इसके बाद लिखोगे बिकॉज CAUI की बिकॉज द लिटिल बॉय, आप कुछ भी लिख सकते हो, लिटिल बॉय वॉज वाउंडेड WOUNDED, बस इतना जो है आप लिख लेना, ठीक है। इसके आगे वो तो 1-2 इसके सेंटेंस लिख लेना। द जायंट्स फेस ग्रू रेड विथ एंगर, इसके आगे ये लिख लेना, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन एक तो आएगा, लगभग एक ही आता है, एक से ज्यादा नहीं आएगा, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, बाकी तो जो है आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं 15वां क्या है? व्हाट डिड द चाइल्ड। अब देखिए ये जो
पूरा मैं बताया हो ना, ये आपका सेक्शन बी का है, पूरे 8 नंबर का है और इसमें एक भी मीनिंग नहीं आया, तो ये आपके लिए अच्छे से मौका है, आप इससे नंबर को ले लीजिए। वॉट डिड द चाइल्ड से टू द जाइंट, चाइल्ड ने जो है वो जाइंट से क्या कहा। देखिए तो अब जो है ना यहाँ पे दो तरीके के हैं, एक तो थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आगे बढ़ा, हम आगे बढ़े और देखिए वापस इसने बोला हु हैथ, यहाँ तक पढ़ लिए फिर तक, इसके बाद आगे बढ़ा हु हैथ डेयर यू टू वाइन थी क्राइड द जाइंट, जाइंट जो है चिल्लाया कि तुम्हें जो है गाल लगाने की किसकी इतनी हिम्मत हो गई। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, नहीं आंसर द चाइल्ड बट These are the words of love। अब यहाँ पर देखिए आंसर द चाइल्ड, अब यहाँ पर भी जो है बच्चा जो है ना उसने आंसर दिए, अब यहाँ पर जो है ना बच्चे बोला है लेकिन उसने आंसर दिया है, लेकिन सवाल में आपको क्या पूछा है कि व्हाट डिड द चाइल्ड से बोला, आंसर नहीं दिया, इसने क्या कहा है वो पूछा है। आंसर का पूछा तो आप ये वाली लाइन लिखना, तो आप अब क्या लिखोगे आंसर में, देखिए हु आर यू सेड द जाइंट एंड a strange away fell on him and he knelt before the little child, ठीक है, and the child smiled on the giant and said to him, अब यहाँ पर आ गया said to him, मतलब उस चाइल्ड ने जाइंट को कहा, क्या कहा देखिए अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है you let me play once in your garden today you shall come with me to my garden, ठीक है ना, विच इज पैराडाइज, इतना जो है आपको लिखना है। चाइल्ड ने क्या कहा, चाइल्ड से डेट, देखिए आपको लिखोगे, देखिए आप पन्ने में आंसर लिखोगे द चाइल्ड सेड SAID, देखिए फर्स्ट फॉर्म को आपको सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, द चाइल्ड सेड डेट, इसके बाद आपको लिखना है कि वंस, बस ये जो आपको लिख रखा है ना वो आपको लिखना है, क्या लिखना है देखिए वापस बताता हूँ कि वंस यू लेट मी प्ले वंस, यहाँ से आपको लिखना है, ये जो आपको कॉमा दिख रही है वहाँ से, वंस इन योर गार्डन टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज, यहाँ तक जो है आपको लिखना है। बस ये जो है आपके सवाल का उत्तर हो गया, सिंपल सा है, एक अलग टिपिकल क्वेश्चन तो जो है आपको पूछ लिया ही जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका 12 से 15 प्रश्न। अब हम आगे हल करते हैं और बढ़ते हैं। देखिए एक और जो है आपको सवाल दिख रहा होगा, क्या है, हम भी उसको देखते हैं। आपका 16 से 19 ये भी आपके 20 सेक्शन में है और 20 सेक्शन में ये भी जो पूरे 8 नंबर का है, तो इसको भी जो हमें पढ़ना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ना, तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले करना है प्रश्न को पढ़ना है। तो देखिए व्हाट डिड द कॉलेज से अबाउट वाटर, कॉलेज ने वाटर के बारे में क्या कहा, तो हम सबसे पढ़ते हैं। देखिए क्या करते हैं, वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक सेड कॉलेज जो है ना उसने क्या कहा, सेड कॉलेज मतलब कॉलेज बोला, क्या बोला, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, क्या बोला, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो नॉट द कॉलेज से अबाउट वाटर that there is not a drop to drink it, ठीक है, इतना जो है आप लिख सकते हो, ये पहली लाइन में आपको मिल गया, ठीक है ना, इतना जो है आपको लिख लेने का है, ये सिंपल सा आंसर आपको पहली लाइन में मिल गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, what makes we the people रियल कल्प्रिट ऑफ द वाटर क्राइसिस। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट मेक्स मतलब क्या बनाता है, वी द पीपल, वी मतलब हम, द लोग मतलब हम लोग, रियल कल्प्रिट ऑफ द वाटर क्राइसिस मतलब रियल मतलब वास्तविक कल्प्रिट वाटर क्राइसिस की कैसे बनाता है, इतना बहुत थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। आगे बढ़ते पढ़ते हम क्या इसका आंसर निकलता है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो हिज वर्ड्स साउंड प्रोफेटिकली ट्रू, ठीक है ना, मतलब फॉर आवर ब्लू प्लैनेट 70% ऑफ विच इज वाटर इज रीलिंग फ्रॉम एक्यूट फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी स्पेशली इन द डेवलपिंग एंड डेंसिटी पॉपुलेटेड पार्ट्स, ठीक है। इट इज ईजियर टू ब्लेम द problem on the changing climate all over the world, but let's admit it, the real culprit are we the people, the real culprit are we the people, मतलब वास्तविक जो कल्प्रिट है मतलब हम कल्प्रिट का मतलब होता है मुजरिम। आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, the real culprit are we the people, for we waste water with immunity, be it industry, agriculture, washing clothes,
क्लीनिंग डिशेज, बाथिंग, फ्लशिंग, शेविंग एंड इवन ड्रिंकिंग। तो जो है ना आपको क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है, क्या कहाँ से लिखे, देखिए यहाँ से आपका आ गया कल्प्रिट वी आर द पीपल, ठीक है ना। इसके बाद लिखना है बिकॉज, बिकॉज लिखकर वी वेस्ट वाटर, यहाँ से लिखना है वी वेस्ट वाटर विथ इम्प्यूनिटी। इसके बाद जो है ना आप लिखोगे और लास्ट में लिखोगे पूरे ड्रिंकिंग तक। ये जो है आपको पूरी लाइन लिखनी है। अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही सी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी और बात, ये जो है ना मेरी तरफ से आप ऐड कर लेना, एक स्मॉल टिप से, बोनस टिप है। जैसे कि 16 प्रश्न आपने किया, सबसे पहला प्रश्न कि व्हाट डिड कोलेरिज से अबाउट वाटर। अब यदि 1 नंबर में होता ना तो आप पहले लाइन ही लिख सकते थे, लेकिन ये 2 नंबर में है। हमें यदि उसने ऐसे देखा कि 2 नंबर में इसने एक ही लाइन लिखी है, तब तो नंबर काट सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, 1-2 लाइन जो है ना और लिख लीजिए जाके, ठीक है ना। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो, इन द प्रेजेंट सिनेरियो हिज वर्ड्स साउंड prophetically true for our blue planet, 70% of the which is, यहाँ से भी आप लिख सकते हो 70% of the which is water is healing from acute fresh water scarcity। इतना भी आप मतलब 2-3 लाइन जो है आप लिख लेना, 2 नंबर का है इसलिए। ये आपकी बोनस टिप है, जिससे जो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, लेकिन मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम 18वें प्रश्न में आते हैं। 17वें प्रश्न कर लिया, वी कांट Why can't we take water for granted any longer, ठीक है ना। एनी लॉन्गर, ग्रांटेड, एनी लॉन्गर हमें कुछ इतना समझ में आया है, बाकी कुछ हमें समझ में आया नहीं, सब ऊपर से चला गया। तो हमने पढ़ा कहाँ से, ड्रिंकिंग तक पढ़ा है ना, उसके आगे बढ़ते हैं। डू वी एवर रियलाइज हाउ मच वाटर गेट्स वेस्टेड ड्यू टू आवर अपैथी एंड केयरलेसनेस, ठीक है। इतना जो है यहाँ पे कोई मिला नहीं हमें, ग्रांटेड, एनी लॉन्गर कुछ आना, ऐसा शब्द आना चाहिए। सो फार वी हैव टेकन वाटर एज ग्रांटेड बट वी कैन, देखिए वी कैन नो लॉन्गर एफर्ट टू डू सो। देखिए ग्रांटेड भी आया है और लॉन्गर भी कुछ आया है, ठीक है। ग्रांटेड और लॉन्गर आया है ना, तो क्या है रिवर्स। बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज, यहाँ पे आपको बिकॉज लिखना पड़ेगा। बिकॉज लिखकर आप लिखोगे रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स, ठीक है। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर श्रिंकिंग एंड वेल्स आर डाइंग अप, ठीक है ना। क्या लिखोगे, देखिए सवाल नंबर आपने लिखा, सवाल नंबर 18, और आप लिखो, या तो आप चाहो तो इसको भी लिख लो, या फिर ऐसे लिख लोगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। आप यहाँ से जो लिखना चालू कर दो। क्या लिखोगे कि जो रिवर्स है, रिवर्स आर रिवर्स आप जो है क्या है, टर्निंग इनटू ट्रिकल्स। यहाँ से स्टार्ट करके आप लिखोगे पूरा वेल्स आर ड्राइंग अप, यहाँ तक आप लिख लीजिए। ये जो है आपका आंसर हो गया। जो मैंने आपको पैटर्न बताया ना कि एक के नीचे एक का ही आंसर मिलेगा, वही आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रश्न का आंसर यदि 3 लाइन में मिल गया तो दूसरे प्रश्न का आंसर स्टार्ट के 1 लाइन में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सबसे लास्ट प्रश्न करते हैं, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो आपकी गवर्नमेंट है वो वाटर के अवेलेबिलिटी जो है उसको एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है। ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपको नहीं आया तो आप क्या करोगे, अवेलेबिलिटी आया है, वाटर आया है, गवर्नमेंट आया है, तो ऐसे शब्द आपको ढूंढने पड़ेंगे और एक्यूरेट ढूंढने पड़ेंगे। कैसे, देखिए इसके बाद देखिए आपके क्या था, ड्राइंग अप आया था ना। देखिए वाइल द गवर्नमेंट कैन डू लिटिल अबाउट द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, it is doing all it can to augment availability of water and to spread awareness about its judicious use through audio visual campaigns in the media, ठीक है। real water conservation can't take place unless people like I and you also do not वेस्ट अवर वाटर। अब देखिए मैंने आपको बोला था, देखिए यहाँ पे भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा कि एक आधा क्वेश्चन तो जो है आपका कैसा आएगा, टिपिकल। अब ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन मतलब इसमें गवर्नमेंट वगैरह सब आया, लेकिन इसमें आपको बोला कि गवर्नमेंट जो है ना पानी को बचाव के लिए, पानी की जो उसकी जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कह रही है। अब ये समझ में आ गया ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर बता पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट जो है इसकी पानी की उपलब्धता के लिए क्या कह रही है, अभियान चला रही है, ठीक है। क्या कह रही है, अभियान चला रही है, और जो है ना थोड़ा बहुत नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कह रही है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, देखिए आपको जो है ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लिखोगे इट इज डूइंग, द गवर्नमेंट इज डूइंग, आपको लिखोगे 19वें प्रश्न में
द गवर्नमेंट, आप लिखोगे गवर्नमेंट इज डूइंग, यहाँ से जो आप स्टार्ट करोगे, डूइंग से आप स्टार्ट करोगे, इन कैन डू आपकी पोर्टेबल वाटर, और यहाँ से जो है ना आप लिखोगे मीडिया तक, ठीक है ना। आपको दिखा होगा यहाँ तक जो है आपको लिख लेने का है, ठीक है। ये जो है ना मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट वे बताया, बाकी इसका आंसर जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि ये जो है आपका टिपिकल क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोला है कि एक आधा टिपिकल क्वेश्चन तो आपको पूछना ही है। तो हो सकता है कि टिपिकल क्वेश्चन में आपके 2 में से 1 ही नंबर आए, लेकिन बाकी के 6 नंबर तो आपके आएंगे ना। तो 8 में से 7 नंबर भी आते हैं, तो पूरे 20 सेक्शन से आपको 14 नंबर आ जाएंगे, और 14 नंबर जो है बहुत ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको करना है। और यदि आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत, इंग्लिश की ग्रामर थोड़ी बहुत आती है, तब तो जो है ना कोई टेंशन है ही नहीं, आप जो है आराम से इसको समझ कर लिख सकते हो। तो देखिए कितने आराम से आपके सवाल हो गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, और जो है ना इसके सेक्शन सी में आते हैं, और सेक्शन सी में जो है ना आपको 20वें प्रश्न दिख रहा होगा। अब 20वें प्रश्न की खास बात जो है ना वो क्या है कि 20वें प्रश्न में 2 पैसेज आएंगे और में क्या है खास बात कि 2 पैसेज, इसमें से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगता है ना, आपको अच्छा कैसे लगता है, अब इसमें आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो आप ऐसे डिसाइड कीजिए कि लास्ट में जो है ना एक आपका क्या आया है, मीनिंग आया है कि फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रूल्स, ठीक है ना। अब इसका जो है ना आपको यदि आंसर मिल पाता है किसी पैसेज में, तो उस पैसेज को आप करिए, क्योंकि आपको ये तो फिक्स ही है कि आप जो है ना स्टार्ट के 3 प्रश्न तो जो है आप कर ही लोगे किसी भी पैसेज में, 4था प्रश्न जो होगा ना उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे पैसेज को ढूंढिए जिसमें से आपको क्या है वो मीनिंग समझ में आती है, ठीक है। तो देखिए हम पैसेज को पढ़ते नहीं है। सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द थिंग्स, और कोशिश करना कि सेक्शन सी में जो है ना उसमें जो और में आया हुआ दूसरा प्रश्न है ना वो याद करना, क्योंकि देखिए इसमें 2 तरह के, मैंने डिटेल में इसको पढ़ा है, तो 2 तरीके के प्रश्न आएंगे। एक तो जो है पूरा फैक्चुअल, फैक्ट के ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा, फैक्ट के ऊपर, जो कि थोड़ा सा टफ होता है। और दूसरा प्रश्न आएगा, दूसरा पैसेज आएगा आपका कहानी के ऊपर, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। तो इन दोनों में से आपको कौन सा करना है, जो आपको फैक्ट के ऊपर दिखे ना, फैक्ट के ऊपर मतलब जैसे कि वाटर वाला हो गया, जैसे कि कोई यूनिवर्स वाला हो गया, जैसे कि ये यूनिवर्स है पूरी लॉ के ऊपर है, नियम के ऊपर है, तो ये जो है ना आपको थोड़े टफ पड़ेंगे, लेकिन कहानी के ऊपर थोड़े सिंपल पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको करना है। आपको देखना है कि कहानी कहाँ पर आपको दिख रही है, कहानी में मतलब किसी का नाम वाम आ गया ना तो समझ लेना कि वो कहानी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है फैक्ट के ऊपर, कैसा है, किस तरीके से आपको, आप जब सवाल करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न पढ़े हम कि व्हाट विल हैपन if all the things in the universe refuse to follow certain laws, ठीक है ना। अब इसका आंसर ढूंढते हैं। देखिए all things in the universe including the sun and the moon and the stars obey the certain laws, ठीक है, certain laws। इसके बाद without restraining influence these laws the world will not go on for a सिंगल मोमेंट, ठीक है ना। तो आप आंसर लिखोगे इसका विदाउट, ठीक है ना। इफ आपके लिखोगे इफ ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टेन लॉज, इसके बाद आपके लिखोगे देन द वर्ल्ड विल, क्या लिखोगे, देन द वर्ल्ड विल नॉट गो फॉर अ सिंगल मूवमेंट। ये जो है पहले क्वेश्चन का आंसर है। आपको जो अब लाइन दिखती होगी ये जो है आप लिख लेने का, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया सेक्शन बी। इसको जो है ना कैसे लिखना है, देखिए इस तरीके के प्रश्न आप लिखोगे क्वेश्चन नहीं, आंसर आप लिखोगे आंसर 20, लिख लिया। अब अंदर आना और अंदर आके जो है ना यहाँ पर आपकी लाइन होगी और यहाँ पर लिखना आंसर 1। पहले का आंसर जो है ना आप लिखोगे क्या है आपका पहले का आंसर कि एंड द वर्ल्ड विल नॉट गो फॉर सिंगल मूवमेंट, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो है ना इसका आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, व्हाट इज प्रेयर टू मैन, ठीक है ना। अब ये जो है ना आपका कौन सा क्वेश्चन है देखिए समझते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, अब आपको पता नहीं चलेगा कि यह आपका टिपिकल है या सिंगल है, मतलब सिंपल है। देखिए समझते हैं। विदाउट तक आपने समझ लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, ठीक है, विल गो टू पीस इफ यू डू नॉट इम्पोज ऑन yourself some sort of discipline and prayer is necessary spiritual discipline। अब ये फैक्ट वाला तो थोड़ा कम में समझ में आएगा। इसमें क्या बोला है कि आदमी को जो है ना, आदमी के लिए प्रेयर क्या है, ठीक है ना। मतलब आप जो, मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना वो एक सिंगल पर्सन को, आपसे मुझसे किसी को भी क्या प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना यह कर रहा है। इसका आंसर जो है ना टिपिकल क्वेश्चन है तो आंसर जो है ना इसका क्या होगा, द प्रेयर टू मैन इज
आप लिखोगे द फेयर PRAYER फेयर टू मैन इज, फेयर टू मैन इज। अब यहाँ पे लिखा है टू इम्पोज, इफ देखिए इफ यू डू नॉट इम्पोज योरसेल्फ, यहाँ पे डू नॉट है ना तो आपको लिखना है टू डू इम्पोज, टू इज टू डू इम्पोज ऑन हिमसेल्फ, ठीक है ना, या फिर देम सेल्फ आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैन है तो देम सेल्फ SELVES, इस तरीके से इसका आंसर लिखना पड़ेगा। यह क्या है आपका टिपिकल क्वेश्चन। टिपिकल क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रगल होगा ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे आने वाले में टिपिकल क्वेश्चन भी आपके आराम से हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्यूट, व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्यूट। अब यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए पीस इफ डू नॉट इम्पोज योरसेल्फ सम डिसिप्लिन एंड फेयर नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यहाँ तक तो जो है आपने पढ़ लिया है, ठीक है। कहाँ तक पढ़ लिया है, डिसिप्लिन एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अभी आपको एक लाइन बची है, एक लाइन में क्या है, इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेन दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट। तो क्या है अस मतलब हमें सेपरेट करता, अलग करता, क्या है, डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेन। तो आप क्या लिखोगे, डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेन सेपरेट्स अस फ्रॉम ब्रूट्स, ठीक है। अब ब्रूट का मतलब पता नहीं है तो हमें क्या करना है, मतलब जान के कुछ मतलब नहीं है तो आप लिखोगे डिसिप्लिन एंड क्या लिख लोगे, रिस्ट्रेन। इस तरीके से जो है आपको करना है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न हम करते हैं जिसका हमें मीनिंग निकालना है। तो देखिए चौथा प्रश्न में क्या लिखेगा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रूल्स। रूल्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, रूल, आप इस रूल का पालन करो, आप इस रूल का पालन करो, आप इस रूल का पालन करो, मतलब नियम। रूल का मतलब होता है नियम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा शब्द ढूंढो जिसका मतलब निकले नियम। सिंपल सी बात है, मून, देखिए इस पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन, सन के साथ साथ मून और सभी स्टार जो है ना ओबे मतलब पालन करते हैं लॉ का, एक लॉ का पालन करते हैं। लॉ मतलब लॉ का पालन करते हैं, ठीक है ना। आप जो है ना एक लॉ का पालन कीजिए। आप किसी आप यदि सिटी में जा रहे हो तो सिटी के लॉ अलग होते हैं, सिटी के रूल्स अलग होते हैं। तो लॉ जो है ना कानून की भाषा में लॉ का मतलब होता है नियम, कानून, ठीक है ना। तो आप इसका जो रूल है ना इसका मतलब क्या निकालोगे, लॉ, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले बात तो आपको जो सवाल में स्पेलिंग दी गई है उसका समझ में आना चाहिए। जैसे रूल है इसको आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होता है नियम। अब आप पैसेज में ढूंढो कि ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे मुझे उस शब्द का मतलब नियम निकल के आता है। बस इस तरीके से जो है आपको ढूंढना है, ठीक है। ये थोड़ा टफ पड़ता है, मैंने आपको पहले से बोला था, लेकिन इसका जो और है ना वो बहुत ही इससे जो है ना इसकी तुलना में बहुत ही सिंपल होता है। क्या है, देखिए आपको 20 से प्रश्न में ऑयल में दिया गया होगा। अब आपको ये सवाल जो है ना कैसे करना है, देखिए यदि ऑयल में दिया गया ना तो स्टार्ट में आप एक कोशिश करना कि क्या कोशिश करोगे। देखिए कोशिश ये करोगे कि जैसे कि आपने यदि ऑयल में दूसरे पैसेज करेगा ना तो आप स्टार्ट में लिख लोगे वैन जुम्बाजी, जुम्बाजी है ना, ठीक है, जम्बाजी है, सॉरी जम्बाजी, ठीक है, जम्बाजी यहाँ तक लिख ले। और अंत में क्या है आपका यस, बस इतना जो है आप लिख लीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने सिंपल वाला पैसेज किया है, ठीक है। अब वो नहीं देखेगा कि इसने सिंपल किया या टफ किया, वो तो सिर्फ इसका आंसर भी देखेगा। और सिंपल सी बात है ना, आपको जो है आंसर लिखने से मतलब, आपको सिंपल टफ से मतलब नहीं होता है। सिंपल टफ तो हम आपको बताएंगे, आप सिंपल करोगे और आपके जो है नंबर आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न पैसेज का, पैसेज को नहीं पढ़ना है। तो बोल रखा है कि हाउ ओल्ड वॉज जुम्बाजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। ठीक है, हमें समझ में नहीं आया लेकिन हाउ ओल्ड आ गया है, ठीक है, जुम्बाजी आ गया है और होल डिजास्टर आ गया है। देखिए व्हेन जुम्बाजी वॉज 25 ईयर ओल्ड अ ग्रेट डिजास्टर ओवरलुक द होल रीजन। पहली भी लाइन में आपको मिल गया है आंसर। कितने साल के थे यही तो आपको पूछा है ना, बाकी कुछ समझ में आगे नहीं आया, लेकिन हाउ ओल्ड मतलब कितने साल के थे, तो आप यही आपको पूछा है। तो आपको क्या करना है, देखिए आंसर लिखने में आपको बताता हूं। आप लिखोगे तो जम्बाजी वॉज क्या लिखोगे 25 ईयर। अब यहाँ से जो आपको शब्द लिख लेने का 25 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, ईयर ओल्ड, ठीक है, वैन द ग्रेट डिजास्टर। इसके बाद जो है ना वैन से स्टार्ट करके, देखिए जुम्बाजी दिख रहा है ना, उसके बाद वैन से स्टार्ट करके पूरा जो है ना आपको लिखना है और लास्ट में जो है ना ये कॉमा लगाना है, ये प्रश्न मार्क मत लगाना, ये वाले कॉमा जो है बिंदु लगाना। इसके बाद पहला प्रश्न हो गया, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा प्रश्न देखते हैं,
वॉट डिड द कैटल ईट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट में कैटल जो है ना, अब कैटल का मतलब हमें पता नहीं है, लेकिन ईट मतलब क्या खाती थी, ईट का मतलब तो हमें पता ही होता है क्या खाती थी। देखिए कहाँ तक आपने पढ़ लिया, होल रीजन तक पढ़ लिया। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द रेन दैट यूज्ड टू सम रेगुलरली सीज्ड टुगेदर, ठीक है। द वर्स्ट सफर्स वर द कैटल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, दे कुड ईट द बाजवा स्टो इन द हाउस। तो क्या खाते थे, ईट, देखिए ईट, दे कुड ईट द बाजवा स्टोर इन द हाउस। तो आप क्या लिखोगे, व्हाट डिड द कैटल ईट, द कैटल क्या लिखोगे, द कैटल एट, क्या लिखोगे। देखिए अभी जो आपको फर्स्ट फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसको थोड़ा सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ये जो आपको समझना पड़ेगा। नहीं आता है तो जो आपको लाइन तो दिख रही है ना, देखिए यहाँ से आपको लाइन दिख रही होगी कि क्या दिख रही है, ईट दे कुड ईट बाजवा स्टो, यहाँ से आपको लाइन लिखनी है। और यहाँ से यदि आपको समझ में आता है थोड़े बहुत आप लिखोगे द कैटल्स, आपको लिखा है द कैटल, द CATTLE, द कैटल, इसके बाद लिखोगे एट, ईट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ATE, एट, क्या इसके बाद एट के बाद क्या लिखोगे, एट द बाजरा, क्या कहाँ पे हो गया, बाजरा स्ट्रो, ठीक है ना, बाजवा स्टो। बस ये जो है आप लिख लीजिए, सिंपल सा है ना। इसके बाद ये भी आप लिख सकते हो स्टोर इन द हाउस, सिंपल सा है ना, आराम से आना कर सकते हो, उससे ये मुझे सिंपल लग रहा है और आपको तो ऑटोमेटिकली अच्छे से ही लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न बोला वाई वॉज द सेकेंड ईयर आया है वर्स देन द फर्स्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाउस आ गया, द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, ठीक है, सेकेंड ईयर जो है बहुत ही खराब था, ठीक है। इसके बाद देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनी वेयर। क्यों टफ था, देखिए सेकंड ईयर बहुत ही खराब था, क्यों खराब था, क्योंकि देयर वर नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट इन स्टैंडिंग एनी वेयर। अब देखिए ये जो है ना आपका टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन कितना सिंपल है, टिपिकल तो है लेकिन सिंपल कितना, देखिए आपको पूछा है सवाल में, आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई वाज द सेकंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। मतलब सेकंड ईयर जो है ना वो पहले साल से ही खराब कैसा था, ठीक है, मतलब पहले साल से ही बहुत खराब था, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए द सेकंड ईयर वाज वेरी बैड, सेकंड ईयर जो है ना वो बहुत ही खराब था, मतलब पहले से तो बहुत ही खराब होगा ना, बहुत ही खराब था, क्यों था। अब आगे आपको लाइन आंसर देख रखा है, देयर वाज, आप लिखोगे बिकॉज, आगे लिखा लोगे बिकॉज देयर वाज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, स्टैंडिंग एनीवेयर, ग्रास का मतलब घास होता है ना, ये आपको लिख लेने का, बस सिंपल से समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से में आ गया होगा। चौथा सवाल हम करते हैं, अच्छा है वो भी अच्छे से जो है आप इसको कर सकते हो। तीसरा तो हो गया, चौथे को करें तो देखिए तीसरा तो आप कर लोगे। चौथे में क्या है, देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला था कि जो आपको पैसेज में से मीनिंग अच्छी लगे ना उसको आप करना, अच्छी बात है। यदि आपको किसी एक से मीनिंग आती हो और उसको कहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना कि इसको ही आप पहले करो, क्योंकि हो सकता है कि ये क्या है कि आपका कहानी वाले है और कहानी में जो स्पेलिंग आती है ना वो सिंपल ही आती है, इतनी टफ नहीं आती। लेकिन यूनिवर्स जो फैक्ट वाले होते हैं जैसे कि ब्रह्मांड वाले, उसमें तो स्पेलिंग भी टफ आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कहीं दूसरों को भी आ सकती है, या फिर थोड़ा आपको जानने का या किसी भी तरीके से आपको मौका मिल सकता है, या फिर आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में भी कई बार आ सकती है आपने पढ़ा है तो देखिए इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। शॉर्टेज मतलब कमी, आपने कभी बहुत बार इसको तो बोलते हो कि मेरे तो जो है वो ऐसा समझ लो कि मेरे पास किताबों की शॉर्टेज चल रही है, ठीक है। आजकल तो बाजार में जो है किसी भी चीज़ की शॉर्टेज चल रही है, शॉर्टेज मतलब क्या, कमी, ठीक है। रेन तो आपको समझ में आती है, रेन मतलब तो वैसा होती है, इतना तो जो है आपको, इतना भी तो आप कमजोर नहीं हो, रेन भी समझ में नहीं आया, ठीक है। रेन समझ में आ गई, मतलब कहीं ना कहीं बरसात की कमी, इसका जो है हमें समझ में आ जाता है कि बरसात की कमी। और जब बरसात की कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सूखा, सर सूखा ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, सूखे के बारे में जो बात हो रही है ना। अब यहाँ पर देखिए ऐसा शब्द ढूंढना है, मैं आपको एक अच्छे से, यदि सिर्फ इसको करने क्या, जो कहानी वाले होती है ना, कहानी वाले वर्ड को करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ऐसे शब्द ढूंढिए जिसको बार बार यूज किया गया है, तो बार बार यूज कौन सा किया गया है, देखिए कौन सा किया गया है यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट आ गया डॉट, ठीक है। इसके बाद वापस जो है ना बाजवा, ब्लेड स्टैंडिंग हाउस, देखिए आपको डॉट जो है ना 2 या 3 बार आया है, देखिए ठीक है, 2 या 3 बार डॉट जो है ना आपका आया है। तो डॉट का मतलब
क्या होता है, सूखा ही होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा बार शब्द आएगा ना वो ही लगभग होगा। तो यहाँ पर डॉट जो है ना 2 या 3 बार तो मुझे दिख रहा है और वापस आपको दिख जाएगा, तो ठीक है। तो डॉट शब्द जो है ना वो 2 या 3 बार आया है, तो इसका मतलब लगभग यही होगा। ये एक तरीके से मान लीजिए कि यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना तो एक तरीके से तुक्का है, सिर्फ इसमें ही। जो कहानी वाले होते हैं ना, कहानी वाले में ये लगभग शॉर्ट ट्रिक ये काम कर जाती है कि यदि आपको कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया है, तो उसका अर्थ वही लिखिए जो बार बार पूछा गया है, जिसका जिक्र बार बार किया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो लाइक करते जाइए। मैंने आपको लाइक करने का इस बार एक बार भी नहीं बोला, ठीक है ना। आप तो लाइक करे हो, आप तो अब जो है वो होशियार हो गए हो। तो आज का जेठा 2020-21 मॉडल पेपर का जेठा कंप्लीट हो गया है। अब कल कौन सा जेठा आएगा, 2020 का जेठा। इसके अगले दिन कौन सा जेठा आएगा, 2019 का। और सबसे लास्ट में जेठा आएगा 2018 का। इसके बाद जेठा जो है ना विजय हासिल कर लेगा, फतेह हासिल कर लेगा। और इसके बाद जेठा सीधा कूदेगा किसके ऊपर, ग्रामर के ऊपर। ग्रामर को कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत जेठा जो है फटाफट किसको कर लेगा, बुक को पढ़ लेगा। ठीक है, बुक को कैसे पढ़ेगा वो तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जेठालाल को सलाह देने वाले तारक मेहता साहब भी होते हैं, तो वो जो है हम आपके लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आ गया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।